मैं रेखा उप्रेती इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। ईपीजी पाठशाला के हिंदी के आधुनिक काव्य 2 प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम नागार्जुन की काव्य भाषा पर बात करेंगे। नागार्जुन की काव्य भाषा पर बात करने के इस क्रम में हम समझ पाएंगे कि कवि नागार्जुन की काव्य भाषा का स्वरूप क्या रहा है। उनकी कविताओं की भाषागत विशेषताओं को पहचान पाएंगे। इस इकाई के माध्यम से हम नागार्जुन की काव्य भाषा में जो विविधता है, जो एक उनकी रेंज है, उसको समझ पाएंगे और उनकी काव्य शक्ति, उनकी काव्य की क्या विशेषताएं हैं, उनके काव्य में भाषा किस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उस पर हम बात कर पाएंगे। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम भी है और संप्रेषण का साधन भी। नागार्जुन की कविता एक साथ इन दोनों लक्ष्यों को साधती है। मतलब केवल अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना ही उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि वो अपनी बात जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नागार्जुन की प्रसिद्धि एक जन कवि के रूप में है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो केवल कविता करने का उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि कविता उनके लिए एक माध्यम है, एक साधन है, कोटि कोटि आम जनता तक, लोक तक अपनी बात पहुंचाने का, लोक को जागृत करने का, लोक को सामाजिक यथार्थ से परिचित कराने का। तो वो केवल लोक की बात ही नहीं करते हैं, बल्कि वो लोक को संबोधित करना चाहते हैं, वो अपनी बात जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने जिस भाषा का चयन किया है, जिस भाषा में वो अपनी कविताएं रचते हैं, वो लोक की भाषा है, वो आम जन की भाषा है। हम जानते हैं कि नागार्जुन बहुभाषाविद रहे हैं, उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन विविध भाषाओं का प्रकांड ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने उसी भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है, जो सहज संवेद्य हो, जिसको आम जनता भी समझ सके और उनके भावों को वो ग्रहण कर सके। नागार्जुन की भाषा का जो स्वरूप है वो विविध रूपी रहा है, विविध वर्णी रहा है। वे एक और सुधी पाठकों के लिए कविता लिखते हैं तो दूसरी ओर आम जनता के लिए भी वो लिख रहे हैं। उनका भाषा का संसार जो है वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली से लेकर जो गवई गांव की ठेठ भाषा है उस तक उनकी भाषा का प्रसार रहा है। उन्हें बंगाली, गुजराती, पंजाबी भाषाओं का भी ज्ञान था और सिंहली और तिब्बती वाङ्मय का भी उन्होंने अध्ययन किया था। तो जो विविध भाषाओं का उनका ज्ञान है वो उनकी कविता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। नागार्जुन की कविता में काव्य भाषा के अनेक रूप हैं। उन्हें मोटे तौर पर हम इन रूपों में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो उनकी प्रकृति वर्णन की कविताएं हैं, या जहां उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का राग विराग प्रस्तुत किया है, वहां पर उनकी भाषा का एक अलग रूप हमें देखने को मिलता है, जो कई मायनों में हम कह सकते हैं संस्कृत निष्ठ है। जैसे उनकी एक कविता है कालिदास सच सच बतलाना, या उनकी बादल को घिरते देखा है आदि कविताओं की जो भाषा है। दूसरे स्तर पर जहाँ वो सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई कविताओं की बात करते हैं, वहाँ पर उनकी काव्य भाषा एकदम सहज, स्वाभाविक, देशज, लोक शब्दावली में उसका वो प्रयोग उसमें करते हैं। जैसे उनकी कविता है मन करता है, या प्रेत का बयान, या अकाल और उसके बाद जैसी कविताएं, जहाँ पर वो सामाजिक विषयों पर बात करते हैं, राजनीतिक पर व्यंग्य करते हैं, वहाँ पर उनकी कविताओं की भाषा एक अलग ही तेवर लिए हुए सामने आती है। और जो आंदोलन धर्मी उनकी कविताएं हैं, जहाँ पर वो मार्क्सवादी विचारधारा से वो प्रभावित ही नहीं थे, बल्कि एक तरह से उसके अग्रदूत थे। उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलनों में भी भाग लिया है। तो उस तरह के आंदोलन धर्मी जो उनकी कविताएँ हैं, वहाँ उनकी भाषा एकदम अखबार की भाषा की तरह है, बहुत तात्कालिक है, बहुत ही सपाट बयानी सी उनकी भाषा वहाँ पर दिखाई देती है। और जो उनके गीतों की काव्य भाषा है, वहाँ पर वो जैसे मैथिली में जैसे विद्यापति के गीत थे, उन्हीं गीतों की वो स्मृति हमें जगाते हैं उनमें। सबसे पहले भाषा के संदर्भ में हम बात करेंगे शब्द संपदा की, जो शब्द भंडार है कि कोई भी कवि, कोई भी लेखक किस तरह से अपना शब्द चयन करता है। जो नागार्जुन की शब्द संपदा है वो एक तरह से अतुलनीय है। वे किसी एक भाषा के शब्दों तक सीमित नहीं रहते हैं। उनकी चहलकदमी देशी विदेशी हर तरह की भाषाओं के संसार में चलती रहती है। जहाँ उन्हें जिस शब्द का प्रयोग सटीक लगता है, जहाँ उन्हें अपनी भाव की अभिव्यक्ति के लिए, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस भाषा का जो शब्द उन्हें सटीक लगता है, वह बिना हिचकिचाहट का उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि एक ही कविता में अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करना उनकी एक खास विशेषता है। उदाहरण स्वरूप एक कविता में उद्धृत करना चाहूँगी जिसका शीर्षक है जयति नखरंजिनी। उसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, देशज सभी स्रोतों के शब्दों का सहज प्रयोग उन्होंने किया है। कविता इस तरह से है। सामने आकर रुक गई चमचमाती कार, बाहर निकली वासक सज्जा युवतियाँ, चमक उठी गुलाबी धूप में तन की चंपई कांति,
तिकोने नाखूनों वाली उंगलियां, सुर्ख नेल पॉलिश, कीमती रिस्ट वॉच, अंगूठियों के नग, कानों के मणिपुष्प, किंचित कपचे हुए सघन नील कुंतल, सब कुछ चमक उठा, महक उठा वायुमंडल। तरल त्वरित गति थी, ललित थी भंगिमा। करीब के पार्टी कैंप तक जाकर पूछ ली अपनी क्रम संख्या। तत्पश्चात आगे बढ़ी पोलिंग बूथ की ओर। आ रहा था डालकर वोट एक अधेड़, उंगली की जड़ में चमक रहा था काला ताज़ा निशान। ठमक गए सहसा बेचारियों के पैर, हाय इतने सुंदर हाथ हो जाएंगे दागी। इस कविता में आम बोलचाल की खड़ी बोली के बीच जहाँ संस्कृत के वासक सज्जा, कांति, मणिपुष्प, किंचित, नीलकुंतल, वायुमंडल, तरल, त्वरित, गति, ललित, भंगिमा, तत्पश्चात, रुचिबोध, नग, क्रम संख्या, क्षणभर, नखरंजनी, दृग अंजनी, भक्त भ्रम भंजिनी, नवयुग निरंजनी जैसे तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वहीं उर्दू के नाखून, सुर्ख, कीमती, महक, करीब, ताज़ा, निशान, दागी जैसे शब्दों का प्रयोग भी है। इसी तरह कपचे हुए, अधेड़, ठमक गए, हाय, छी जैसे ठेठ देसी शब्दों का प्रयोग और साथ में अंग्रेजी के कार, नेल पॉलिश, रिस्ट वॉच, पार्टी कैंप, पोलिंग बूथ, वोट, बैलेट पेपर, स्टार्ट, फैशन जैसे शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल नागार्जुन करते हैं। शब्दों का ये जो घालमेल है उससे एक तरह के व्यंग्य की रचना कविता में की गई है और यह नागार्जुन की भाषा का अपना खास फ्लेवर है। उनकी बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जिसमें भाषा का यह मिला जुला रूप हमारे सामने आता है। यही वजह है कि उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों की भरमार नागार्जुन की कविताओं में है। वस्तुतः हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में जिन उर्दू के, अरबी फारसी के या अंग्रेज़ी के शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं वो बहुत सहज रूप में नागार्जुन की कविता में भी दिखाई देते हैं। जैसे उर्दू के कुछ शब्दों का उदाहरण मैं दूं अगर, मुगालता, हुकूमत, नफ़ाखोर, मुस्तैद, कादिल, फिजूल, हकीकत, यकबयक, मंसूबा, हमदर्द, आजमाइश, उस्ताद, ज़िक्र, दरमियान, जालिम, अवाम, तुनक मिजाज, बदजुबान, मर्ज़ी मुताबिक, सिपहलासार, गुफ्तगू, अरसे, कामयाब जैसे अरबी फ़ारसी के शब्द नागार्जुन की भाषा को समृद्ध करते हैं। और कहीं कहीं तो पूरी की पूरी पंक्तियां ही उर्दू शायरी में मिलती हैं। हम नज़ीर को सलाम, हम सफ़र को सलाम, सूबाए बिहार के जौहर को सलाम। अंग्रेज़ी शब्दों के लोक प्रचलित रूपों का इस्तेमाल भी बड़ी खूबी से नागार्जुन करते हैं। भाषा को लेकर बहुत बेफिक्र और बेलोस उनका अंदाज रहा है और यह उनकी खासियत है। एक कविता है फ्रेंच शू, उसका उदाहरण मैं देना चाहूँगी। बाल डांस में उनसे हम टकराए, कॉकटेल में घुल मिल कर मुस्काए, चले गए ऑस्ट्रिया युवक उत्सव में, विश्व शांति का सौरभ ही ढोलाए। कुछ कुछ कविताओं के तो शीर्षक ही अंग्रेजी में हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, फेस टू फेस, सेंटिमेंट, डेमोक्रेसी की डमी, माई डियर दद्दू हमारे, डियर तोता राम, कनिका माई डियर, नर्सरी राइम, नॉन वेजिटेरियन आमदनी, लिट्टी इंटरनेशनल, एटम बम, पुलिस अफसर, खड़ी है ट्रेन, एक्शन में आ गए हैं, या लीडर ऑपोजिशन का। अब देखिए पूरी की पूरी कविताओं के शीर्षक ही अंग्रेजी में हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लोक प्रचलित शब्द जैसे पोस्ट ग्रेजुएट, डेविएशन, बॉय, पब्लिक, ब्यूरोक्रेसी, एम्बुलेंस, एग्रीमेंट, प्रूफ रीडरी, ड्यूटी, ऑनरेबल, प्लीज़, स्लोगन, सोशलिस्ट, एनी टाइम, सर्कुलर जैसे अनेक शब्द जो हिंदी भाषी जनता प्रयोग करती है, नागार्जुन के लिए भी वह त्याज्य नहीं है। ऐसे शब्द प्रयोगों से भाषा में स्वाभाविकता के साथ साथ व्यंग्यात्मकता का भी संचार हुआ है। यानी कि वो शब्द सहज रूप में नहीं आए हैं। जो अंग्रेज़ी के शब्द इस तरह के वो इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे उनका एक ख़ास मकसद है। वो जो भी आज के समाज की एक स्थितियां हैं, एक विद्रूपात्मक स्थितियां हैं, उन पर व्यंग्य वो उसके माध्यम से करके जाते हैं। तो खिचड़ी भाषा जो हमने अभी ऊपर देखा कि किस तरह से अलग अलग भाषाओं के शब्दों को वो कविता में इस्तेमाल करते हैं, केवल यही उनकी भाषा की एकमात्र पहचान नहीं है। जहाँ नागार्जुन अपने भीतर के गहन रागबोध को, प्रकृति के मनोरम रूपों को कविता में चित्रित करते हैं, वहाँ भाषा की एकदम अलग छवियाँ दृष्टिगत होती हैं। ऐसी कविताओं में उनकी भाषा संस्कृत की क्लासिक परंपरा का अनुसरण करती है। उनकी कविता है, प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है, बहुत खूबसूरत कविता है, बादल को घिरते देखा है। वो कविता अगर आप पढ़ें तो उसमें संस्कृत की दीर्घ सामासिक शब्दावली का सौंदर्य प्रकट होता है।
संस्कृत भाषा का ज्ञान होने के कारण नागार्जुन ने असल में कालिदास, भास, भवभूति आदि कवियों के काव्य का अध्ययन ही नहीं किया है, उनका अनुवाद भी किया है। तो उनका जो ये काव्यगत संस्कार है वो बहुत सी कविताओं की भाषा में स्वतः ही आ गया है। संस्कृत शब्दावली का प्रसंगानुकूल प्रयोग नागार्जुन की काव्य भाषा को एक अभिजात्य स्वरूप प्रदान करता है। उनकी एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध कविता है कालिदास, उसकी कुछ पंक्तियां आप देखिए। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रतिका क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध होए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रोई रति या तुम रोए थे। लेकिन इस प्रकार की जो संस्कृत शब्दावली है, जो एक अभिजात्य शब्दावली है, उससे कहीं अधिक अनुपात में वे शब्द हैं उनकी भाषा में जो ठेठ गवई बोलियों के शब्दों का प्रयोग वो करते हैं ज़्यादातर, जहाँ पर कला की अलंकृति नहीं है, जो आवरणहीन भाषा है, एक सपाट बयानी सी जिसमें है, जो कि कोई भी व्यक्ति, लोक भाषा जानने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है। दरअसल जैसे हमने कहा कि वो लोक से जुड़े हुए कवि हैं, लोक जीवन उनकी कविताओं के केंद्र में है, लोक की पीड़ा को, उसकी जीवन के अभिशापों को उन्होंने अभिव्यक्ति दी है, तो लोक जीवन से जुड़ी हुई शब्दावली ही वहाँ पर अधिक उन्होंने प्रयोग की है। इससे भाषा एक तरह से जीवंत भी हो गई है, बोधगम्य भी हो गई है, बिना लाग लपेट के सीधी बेधड़क अभिव्यक्ति करते हुए। जैसे नागार्जुन लिखते हैं, अपन तो भई थेथर हैं, निर्लज बेहया कठजीव, मरेंगे नहीं जल्दी। उनकी भाषा में पूर्वी बोलियों के शब्द बहुत अधिक हैं, जैसे डग, सुगबुगाई, अघनी, परमान, हिरनौटा, कपार, बुकनी, टिकुली, पनिहा, टहलुआ, नाहक, शऊर, सबेर अबेर, भेड़िया धसान, टटका, पतैयो, बाँचे, बिस्तुइया आदि। असल में नागार्जुन मैथिली भाषा में भी लिखते हैं। मैथिली में यात्री उपनाम से उन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो मैथिली के बहुत सारी शब्दावली जो है स्वतः ही उनकी हिंदी की कविताओं में भी आ गई है। शब्द प्रयोग में जहाँ वो बहुत सारी, अभी हमने बात की कि अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत धड़ल्ले से करते हैं, बहुत खूबसूरती से यथा संभव उनका इस्तेमाल करते हैं। एक और विशेषता है कि उनकी भाषा में वो मौलिक शब्द भी गढ़ते हैं। उनकी जो उर्वर कल्पना शक्ति है वो एक तो प्रचलित शब्दों में नया अर्थ भरती है, दूसरे वो बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग भी करते हैं और बहुत नए नए विशेषण उन्होंने गढ़े हैं। जैसे पूंजीपतियों के लिए वो कहते हैं कुबेर के छौने, या चितकबरी चांदनी, नखरंजनी, बेतन सर्वस्व बुद्धिजीवी, शब्दखोर, ग्रंथ कीट, शब्द शिकारी, धन पिशाच, युग नंदिनी, विज्ञापन सुंदरी, या निरन्न जनता, छिनाल पुरवैया, घुटना टेकू समझौता, दक्षिणपंथी सोशलिस्ट, सिगार पाई, कुर्सीधर प्राचार्य आदि। इस प्रकार शब्द युग्मों का प्रयोग भी उनके यहाँ है। द्वित्व वाले शब्दों का प्रयोग भी वो करते हैं, जैसे झूमता, झामता, सांसद, फांसद, कथित, कथन, आदरणीय, फादरणीय, रचना, फचना इत्यादि। एक और विशेषता नागार्जुन की भाषा की है, कई जगह भी हमने देखा कि वो बहुत संभ्रांत शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन गालियाँ देने में भी वो किसी से पीछे नहीं हैं और नई नई गालियाँ ईजाद करने में तो वो सबसे आगे हैं। शायद ही हिंदी में आपको कोई ऐसा कवि मिलेगा जो कविता के माध्यम से एक तरह से गालियाँ देता है, क्योंकि शोषणकारी जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ हैं उनको पोषने वाले जो व्यक्ति हैं उनके प्रति बहुत मुक्त कंठ से वो गालियाँ देते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। जैसे पुलिस वालों के लिए एक कविता उनकी शायद नेवला है, उसमें वो कहते हैं, ये नर हृदयहीन, ये नर पिशाच, ये कुत्ते, या हिटलर की मौसी, मुसोलिनी की नानी, महामहिम, महामहो, उल्लू के पट्टे, लक्ष्मी वाहन, ढूंढीराज, निर्वीर्य, वृथा जन्मा, धनपतिगण। तो ये जो उनकी खीज है, जो उनका आक्रोश है शोषक शक्तियों के प्रति, वो गालियों के रूप में भी कभी कभी निकलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नागार्जुन की शब्दावली है, तो जहाँ एक और वो संस्कृत की अभिजात्य शब्दावली को ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ठेठ देसी गालियाँ भी उनकी शब्द निधि में उतनी ही सहजता से शामिल हो जाती हैं। एक रवानगी और एक पारदर्शिता जो है वही उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। वो सायास शब्दों का चयन नहीं करते हैं, बल्कि एक कविता के प्रवाह में, भाव के प्रवाह में एक उसकी लय बनाए रखने के लिए जो भी शब्द उन्हें सटीक लगता है, सार्थक लगता है, वो बेझिझक उसका प्रयोग करते हैं।
भाषा की शक्ति को बढ़ाने में मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और नागार्जुन क्योंकि वो बहुत तीव्र और सघन और पारदर्शी संवेदनाओं के कवि हैं, उन्होंने भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग बहुत गजब से किया है। जैसे मुंह फेर लेना, वाहवाही में पढ़ना, लखवा मारना, आए बाएं बकना, दुधारू गाय, लोहा मारना, पसीना पसीना होना, खिसक जाना, दुबक जाना, पाण पखेरु उड़ना, डींगे मारना, बांग देना, धज्जी धज्जी उड़ाना, मंसूबा बांधना, चुल्लू भर पानी में डूबना, छत फाड़ ठहाका, टके की मुस्कान, न 3 में न 13 में, 9 दिन चले 2.5 कोस, गुठलियों के दाम आएंगे, मगरों के आंसू, लोकतंत्र के मुंह पर ताला, चूर चूर घमंड, राजा थे बन गए रंक, रत्ती भर भी मोह न था, या खाज मिटाना, कोड़ी कुबेर, पाप का घड़ा भरा, सांप को दूध पिलाना, मुंह की खाना, या सोशलिस्ट बाबू भैया की कलई खुलती जाती है अब, जैसे ढेरों मुहावरे और लोकोक्तियाँ उनकी भाषा में लाक्षणिक चमत्कार भी पैदा करते हैं और व्यंग्य की फटकार भी उत्पन्न करते हैं। भाषा की एक और शक्ति जो है वो प्रतीक है। प्रतीक भाषा में अर्थ का विस्तार भी करते हैं और उसकी गहनता और सर्वग्राह्यता की वृद्धि करते हैं। नागार्जुन के यहाँ भी भाषा में प्रतीकों का भरपूर प्रयोग है। पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, तानाशाही, शोषणकारी, दमनकारी शक्तियों के प्रतीक के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक प्रतीक, ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रतीकों को बहुत इस्तेमाल किया है, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, आइजनहावर, जॉनसन आदि। इन ऐतिहासिक व्यक्तियों को वे उपनिवेशवादी क्रूर शोषक सत्ता के प्रतीक मानते हैं। कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूँगी। मोटी सलाखों वाली काली दीवार के उस पार शिष्ट संभ्रांत IAS ऑफिसर नहीं है, वहाँ तो हिटलर का नाती है, तोजो का पोता है, मुसोलिनी का भांजा है। तो ये जो हमारे देश के जो राजनेता हैं या जो एक पूरी नौकरशाही है, उनके प्रति जो आक्रोश है वो व्यक्त होता है इस तरह के प्रतीकों के द्वारा। दूसरी ओर स्टालिन, लेनिन, बुल्गालिन, ख्रुश्चेव, चाई इनलाई, मार्टिन लूथर किंग आदि नामों को नागार्जुन ने कविता में क्रांतिकारी नई जीवन शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे अपनी एक कविता में कहते हैं, अपनी भूखे पाप हरण हित पैदा होंगे उस धरती पर 10 लिंकन, हाँ 10 कैनेडी, 10 कैनेडी, हाँ 10 लूथर। इसी तरह से पौराणिक पात्रों को भी उन्होंने आधार बनाकर अनेक कविताएं लिखी हैं। पौराणिक प्रतीकों की युगानुरूप प्रस्तुति भाषा को नया स्वरूप प्रदान करती है। जैसे ऋजुयति विनयावत आज्ञापालक पुत्र को करके निर्वासित सुदीर्घ अवधि के लिए दशरथ ने चुकाई कीमत वचन पूर्ति की। प्रतीकों के साथ साथ बिंबधर पिता, वो भी नागार्जुन की भाषा की एक प्रमुख विशेषता है, जिसके कारण उनकी भाषा अधिक संवेद्य हो गई है। बिंब का जो प्रमुख लक्षण होता है वो इंद्रिय होता है। अपनी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम बाहरी परिवेश को देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, इस तरह के जो बिंब हैं वो नागार्जुन की कविता में, उनकी कविता की भाषा में वो उस परिवेश को, उस संवेदना को और पूरी अनुभूति को वो मूर्त और जीवंत करते हैं बिंबों के माध्यम से। उनकी बिंब धर्मिता ने रंग, रूप, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, गंध सबको साकार और संवेद्य बनाया है। उनकी एक कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, बहुत दिनों के बाद। उसकी कुछ पंक्तियां देखिए। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर, बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब एक साथ इस भू पर, बहुत दिनों के बाद। ये जो पूरी कविता है, इसमें जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से जैसे उन्होंने गांव के परिवेश को महसूस किया है, उसको उन्होंने एक एक बिंब के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो इस पूरी कविता में गांव का जो पूरा परिवेश है, जो उसका पूरा सौंदर्य है, वो एक साथ बिंबित है। वहाँ पक्की सुनहली फसलों की मुस्कान है, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान है, मौलसिरी के ताज़े फूलों की गंध है, गन्ने और ताल मखाने का स्वाद है और गांव की पगडंडी की चंदन वर्णी धूल का स्पर्श भी है। नागार्जुन की भाषा में जो बिंब योजना है, उसके बहुत सुंदर उदाहरण हमें मिलते हैं जहाँ नागार्जुन प्रकृति पर कविताएं लिखते हैं। ऐसी कविताओं में दृश्य और बिंब एक वातावरण को सजीव बना देते हैं। एक उदाहरण है, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे। इसमें मेघों की धमक और दामिनी की दमक के बिंब ने वर्षा के वातावरण को साकार कर दिया है।
ऐसे ही एक कविता बादल को घिरते देखा है। इसमें जो पर्वत प्रदेश में जो पूरा एक मेघमय वातावरण है, उसके बहुत खूबसूरत बिंब नागार्जुन ने घड़े हैं। कुछ पंक्तियां दृष्टव्य हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो प्रतीक और बिंबों के साथ साथ अलंकारों का सौंदर्य भी नागार्जुन की कविता को विशिष्ट बनाता है। उनके यहाँ अलंकार सायास नहीं आए हैं। नागार्जुन का कविता लिखने का उद्देश्य काव्य के सौंदर्य को बढ़ाना कभी नहीं रहा। उन्हें तो अभिव्यक्त करना है, अपनी कविता को, अपनी बात को संप्रेषित करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कविता में अलंकारों का अभाव है। सौंदर्य की छवि को भरने के लिए सहज ही उपस्थित हो गए हैं। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति आदि शब्दालंकार भाषा में संगीतात्मकता उत्पन्न करते हैं। वहीं रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अत्युक्ति आदि अर्थालंकारों ने भाषा की अर्थ क्षमता का विस्तार किया है। नागार्जुन ने अलंकारों का प्रयोग चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। एक कविता है उनकी, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अभी कविता में आप देखिए एक साथ कितने सारे अलंकार इसमें नागार्जुन ने प्रस्तुत किए हैं। शिशु की दंतुरित मुस्कान और उसके प्रति अपने स्नेह की सहज अभिव्यक्ति तो वो करते ही हैं। तो भाषा में देखिए मुस्कान और जान में, जात और जलजात में, प्राण और पाषाण में अंत्यानुप्रास है, धूलि धूसर परस पाकर में छेकानुप्रास अलंकार है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात में रूपक अलंकार है, और पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है। इसी प्रकार कालिदास कविता में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, ये जो पंक्ति है इसमें कामदेव की तुलना घृत मिश्रित हवन सामग्री से की गई है। वह शिवजी की क्रोध की ज्वाला में उसी प्रकार भस्म हो गया था जैसे सूखी हुई समिधा हवन सामग्री जो है वो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाती है। तो यहाँ उपमा अलंकार का बहुत सार गर्भित प्रयोग नागार्जुन ने किया है। इसी तरह नीलम की घाटी में उजला श्वेत कमल कानन है बांदा, ये पंक्ति में बांदा की खूबसूरती और उसकी धवलता को अभिव्यक्त करने के लिए नागार्जुन उसे श्वेत कमल कानन कहते हैं। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। रागात्मकता से पूर्ण कविताओं में नागार्जुन ने जहाँ पारंपरिक सांस्कृतिक उपमानों का प्रयोग किया है, वहीं जहाँ वो क्षोभ प्रकट करना चाहते हैं, अपना आक्रोश प्रकट करना चाहते हैं, तो उनकी भाषा नए नए उपमान भी गढ़ती है। जैसे बताऊं, उनकी कविता का शीर्षक ही है बताऊं, तो कहते हैं बताऊं कैसे लगते हैं दरिद्र देश के धनिक, कोड़ी कुढ़प तन पर मणिमय आभूषण, बताऊं कैसी लगती है पंचवर्षीय योजना, हिडिंबा की हिचकी, सुरसा की जम्हाई। नागार्जुन की एक और प्रसिद्ध कविता है खुरदरी पैर। इसमें रिक्शा चालक के फटी बिवाई वाले खुरदरी पैरों की तुलना वे विष्णु के अवतार वामन अवतार से करते हैं। दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैडलों को चला रहे थे, एक नहीं दो नहीं तीन चक्र कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। वामन अवतार में विष्णु ने 3 पैरों से पूरी धरती को मापा था। इस मिथक की तुलना नागार्जुन कर रहे हैं 3 पहियों की रिक्शा को खींचते पैरों से। ये पैर आजीविका कमाने के लिए लगातार धरती को नापते हैं। कवि की दृष्टि में इन पैरों की महत्ता वामन के पैरों से कहीं अधिक है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी नागार्जुन की भाषा में बहुत खूबी से हुआ है, विशेष रूप से प्रकृति के सौंदर्य चित्रण में। उनकी भाषा प्रकृति को मानव सी क्रियाएं करती चित्रित करती है। एक उदाहरण दृष्टव्य है, अभी अभी खिलखिलाकर हंस पड़ेगा कचनार, गुदगुदा उठेगा उसकी अगवानी में अमलतास की टहनियों का पोर। तो यहाँ पर जो कचनार है वो खिलखिलाकर हंस रहा है और अमलतास की टहनियों का पोर जो है वो उसकी अगवानी में गुदगुदा रहा है। कहीं कहीं अमूर्त विषय वस्तु को भी उन्होंने मानवीकरण के द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया है। सत्य को लकवा मार गया है, वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात, वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा दिन सारी रात,
कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सूनी निगाह में ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। इस कविता में सत्य जैसे शाश्वत जीवन मूल्य को आधुनिक परिवेश में किस तरह से उसकी स्थिति लकवा मारे हुए व्यक्ति से निष्क्रिय हो गई है, इस तथ्य का उद्घाटन नागार्जुन अत्यंत सशक्त भाषा में करते हैं। नागार्जुन की भाषा की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है उनका व्यंग्य। एक तरह से वो नागार्जुन की भाषा का प्राण तत्व है जिसने सभी को पराजित किया है। नामवर सिंह के अनुसार यह निर्विवाद है कि हिंदी में कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। आज़ादी के बाद देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका जो रूप विकसित हुआ, जिस तरह से उस व्यवस्था में आम जनता के साथ छल किया गया, उसकी पीड़ा नागार्जुन के मन में बहुत गहरी है और उसी पीड़ा को वो अभिव्यक्त करते हैं और स्वार्थी, शोषक, आतताई, छद्म राजनेताओं को बेनकाब करते हैं अपने व्यंग्य की धार से। देखिए जो बहुत प्रसिद्ध भजन है, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, तो उसकी पैरोडी वो किस तरह से बनाते हैं। कांग्रेस जन तो तेने कहिए, जे पीड़ आपनी जाने रे, पर दुख में अपना सुख साधे, दया भाव न आने रे। तीन भुवन में ठगे सभी को, शर्म न राखे केणी रे, टोपी कुर्ता धोती खद्दर, धन धन जननी तेनी रे। तो आज़ादी मिलते ही कांग्रेस ने जो अपना स्वार्थ साधना शुरू कर दिया था, नागार्जुन उसकी पोल खोलते हैं गांधी जी के प्रिय भजन की पैरोडी बनाकर। एक अन्य कविता उनकी है मंत्र, जिसमें उन्होंने वैदिक मंत्रों की शैली में समकालीन राजनीति के विद्रूप चेहरे को उजागर किया है। उसकी कुछ पंक्तियां दृष्टव्य हैं। ओम शब्द ही ब्रह्म है, ओम शब्द और शब्द और शब्द और शब्द, ओम प्रणव, ओम नाद, ओम मुद्राएं, ओम वक्तव्य, ओम उद्धार, ओम घोषणाएं, ओम भाषण, ओम प्रवचन, ओम नारे और नारे और नारे और नारे। शब्द ही ब्रह्म है, इस वैदिक अवधारणा को उन्होंने वर्तमान संदर्भ में पार्टियों और नेताओं की घोषणाओं, चुनावी वादों, उनकी उद्घोषणाओं और आश्वासनों आदि का अर्थ देकर उसकी व्याख्या ही बदल दी है। नागार्जुन की भाषा का खरा व्यंग उन्हें कबीर, भारतेंदु और निराला की परंपरा से जोड़ता है। ऐसी ही कुछ कविताएं जिसमें राजनीतिक व्यंग्य हैं, उनमें प्रमुख हैं प्रेत का बयान, शासन की बंदूक, मास्टर, आए दिन बहार के, कर दो वमन, नाहक ही डर गई हुजूर, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, तीनों बंदर बापू के आदि उनकी जो कविताएं हैं उसमें व्यंग्य द्वारा वर्तमान राजनीति का जो चेहरा है उसको बेनकाब किया गया है। नागार्जुन की कविता एक तरह का संवाद है। उनके लिए कविता केवल आत्माभिव्यक्ति नहीं है, वह लोकमानस की पीड़ा का हाहाकार भी है। लोक की दुरावस्था के लिए वे राजनीति की स्वार्थपरक नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। उनकी अधिकांश कविताएं नेताओं को संबोधित हैं। एक तरफ गोरकी, गांधी, टैगोर, लेनिन, निराला आदि को संबोधित कविताओं में उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त है, तो दूसरी ओर जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, मोरारजी आदि को संबोधित कविताओं में व्यंग्य मिश्रित प्रश्नाकुलता है। एक कविता है उनकी, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। ऐसे ही मास्टर कविता में जो भाषा है उसमें नाटकीयता है। पूरा एक रंगमंच वो मास्टर कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर वो गवई गांव के जो स्कूल हैं, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी जो विडंबना है, उसकी जो बदहाली है, उसका वो पूरा एक रंगमंच जैसे मास्टर कविता के माध्यम से रचते हैं। कुछ पंक्तियाँ उसकी उद्धृत कर रही हूँ। अरे अभी उस रोज़ वहाँ पर सरे आम जंक्शन बाजार में, शिक्षा मंत्री स्वयं पधारे चमचम करती सजी कार में, ताने थे बंदूक सिपाही, खड़ी रही जीपें कतार में, चटा गए धीरज का अमृत, सुना गए बातें उधार में। सुनकर बात गुरुजी की फिर, हाँ हाँ बोले लड़के सारे, हम जब तक सुस्ता भी लेंगे आगे बढ़कर कुआं किनारे। यह कविता एक पूरा रंगमंच भाषा के माध्यम से रचती है। दृश्य, संघर्ष, संवाद का ताना बाना, शिक्षा व्यवस्था के छल छद्म को नाटक में प्रस्तुत करती है। इस तरह प्रेत का बयान, युद्ध का अंत, विज्ञापन सुंदरी, गुलाबी चूड़ियाँ, नथुने फुला फुलाकर, नेवला आदि कविताओं में भी भाषा में ये नाटकीयता आसानी से देखी जा सकती है। नागार्जुन ने छंदबद्ध और मुक्त छंद दोनों ही में अपनी कविताएं रची हैं। उनका छंदों की शास्त्रीयता में बंधे रहने का कोई पूर्वाग्रह नहीं है और न ही मुक्त छंद से उन्हें कोई परहेज है। उन्हें भाव के अनुरूप जहाँ जैसी ज़रूरत महसूस हुई है वहाँ उन्होंने वैसा ही प्रयोग किया है।
नागार्जुन के काव्य में हमें जहाँ एक और पारंपरिक छंद मिलते हैं, दोहा, बरवे, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, कवित्त, सवैया आदि, वहीं आवेग प्रधान जो उनकी कविताएं हैं वहाँ मुक्त छंद अधिक दिखाई देता है। एक खंड काव्य नागार्जुन ने रचा है जिसका नाम है भस्मांकुर, और वह पारंपरिक बरवे छंद में लिखा गया है, पर उसका बहुत ही आधुनिक तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है। उसकी भाषा जो है वो बिल्कुल आज की है और छंद उन्होंने बरवे इस्तेमाल किया है। सुनी बंधु की बात, रहा गंभीर, दृष्टि सचेतन, मुद्रित पर थे होंठ, लगता था कुसुमाकर परम प्रशांत, पत्नी के प्रतिवादों से उद्विग्न, मदन चाह रहा था माधव से कुछ शब्द, चाह रहा था ले वह उनका पक्ष। इसी तरह कबीर और रहीम के द्वारा प्रयोग किया गया प्रिय छंद दोहा, उसका भी इस्तेमाल नागार्जुन अत्यंत कौशल से करते हैं। जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। बरवे, दोहा जैसे पारंपरिक जो शास्त्रीय छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है, उसी के समानांतर वो लय प्रधान मुक्त छंद में भी उन्होंने उसी तरह से अपनी भाषा के स्वरूप को निखारा है। जैसे एक उदाहरण हम देख सकते हैं, गोरखी मखीम, श्रमशील जागरूक जग के पक्षधर असीम, धुल चुकी है तुम्हारी आशीष एशियाई माहौल में, दहक उठा है तभी तो इस तरह वियतनाम, अग्रज तुम्हारी 100वीं वर्षगांठ पर करता है भारतीय जन कवि तुमको प्रणाम। तो ये अतुकांत छंद मुक्त कविता के कई उदाहरण इस तरह नागार्जुन के यहाँ हैं। साथ ही साथ तुकांतता का बहुत वो प्रयोग करते हैं। बहुत सारी उनकी कविताएं हैं जो तुकांत हैं, बहुत सारी तुकें उसमें मिली हैं। जैसे एक कविता मैं उद्धृत करना चाहूँगी, मैं सुनता हूँ पुण्यात्मा बापू की कराह, मैं सुनता हूँ गोडसे गोत्र की वाह वाह, मैं सुनता हूँ आहत जनमन की घुटी आह, मैं देख रहा अपनी लापरवाही अथाह, मैं देख रहा भारत माता की गात्र दाह, मैं देख रहा देसी प्रभु की कानी निगाह। अब देखिए इस कविता में 6 पंक्तियों में तुक मिला हुआ है, करा, वाह, आह, अथाह, दाह, निगाह। इसी प्रकार जो इस कविता की अगली 6 पंक्तियां हैं उनमें ठहरा है, बहरा है, बहरा है, लहरा है, फहरा है, गहरा है में तुकांतता है। तो तुकांतता का जो ये आधिक्य है, जहाँ एक और कविता में भाषा में लयात्मकता और संगीतात्मक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, कहीं कहीं पर आप देखिए पूरी की पूरी वाक्यांश या वाक्यों की आवृत्ति भी नागार्जुन बहुत करते हैं। एक उनकी कविता है चंदू मैंने सपना देखा, उसकी पंक्तियां देखिए, चंदू मैंने सपना देखा, उछल रहे तुम ज्यों हिरनौटा, चंदू मैंने सपना देखा, भभुआ से पटना हूँ लौटा, चंदू मैंने सपना देखा, इम्तिहान में बैठे हो तुम, चंदू मैंने सपना देखा, पुलिस भान में बैठे हो तुम। ये काफ़ी लंबी कविता है और सारी कविता में जो पहली पंक्ति है उसमें बार बार ये पंक्ति रिपीट होती है, चंदू मैंने सपना देखा, चंदू मैंने सपना देखा। इसी तरह एक और कविता है लाइए मैं चरण चूमूं आपके। इस कविता में हर दूसरी पंक्ति में यह जो वाक्य है वो टेक की तरह वो दोहराते हैं, देवी अब तो कटे बंधन पाप के, लाइए मैं चरण चूमूं आपके, जिद निभाई डग बढ़ाए नाप के, लाइए मैं चरण चूमूं आपके। वाक्यों या वाक्यांशों का ये जो आवर्तन है, जो बार बार वो उसको रिपीट करते हैं, वो केवल छंद को गति देने के लिए या मात्राएं पूरी करने के लिए नहीं है। इस दोहराव से नागार्जुन वो जो स्थिति की दयनीयता है, जो एक विवशता है, जो छटपटाहट है, या जो विद्रूपता है, उसको बहुत गहरे तक उतारने की कोशिश करते हैं और ऐसी कविताओं की गूंज देर तक पाठक के मन पे रहती है। एक बहुत उनकी प्रसिद्ध कविता है जो आप सबने सुनी होगी, अकाल और उसके बाद। उसमें भी पहली 4 पंक्तियों में बहुत दिनों तक पंक्ति आवृत होती है और बाद की 4 पंक्तियों में कई दिनों के बाद। वो कविता है, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नागार्जुन की कविता है वो उनके लिए सिर्फ कलाकृति नहीं है, बल्कि उनके लिए कविता अन्याय से लड़ने का एक हथियार है और उसके लिए भाषा को वो एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक जिसे उन्होंने खुद भी कहा है, कलम ही मेरा हल है, कुदाल है। तो हल और कुदाल की तरह जो कलम को इस्तेमाल करता है, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी भाषा में कितनी सहजता होगी और कितनी तीखेपन से उस व्यवस्था के प्रति अपने विद्रोह को उन्होंने अपनी कविता में उस लोक भाषा के माध्यम से दर्ज किया है, जिसकी पहुँच एक आम आदमी तक भी है, एक सामान्य
अनपढ़ पाठक तक भी उनकी कविता जो है वो पहुंच सकती है। उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो विविध आयामी है। हमने देखा कि जिस तरह से जहाँ पर वो प्रकृति की बात करते हैं या जहाँ पर वो अपने मन के राग विराग को अभिव्यक्त करते हैं, वहाँ पर उनकी भाषा एक अलग तेवर के साथ आती है। वहाँ पर एक अभिजात्य है, संस्कृत निष्ठता है, तत्सम शब्दावली का वो प्रयोग करते हैं और एक बहुत सुघड़ गढ़ी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ पर वो जीवन जगत के दृश्यों को प्रस्तुत करते हैं, खासकर जहाँ पर वो लोक की पीड़ा को, उनके अभावों को, उनके जीवन की विद्रूपताओं को, उनके कष्टों को अभिव्यक्त करते हैं, या जहाँ पर वो राजनेताओं की जो स्वार्थपरता है उस पर बात करते हैं, उस पर कटाक्ष करते हैं, तो उनकी भाषा का रूप जो है एकदम बदल जाता है। तो हम देखते हैं कि जो विविधता है, जो वो उनकी भाषा की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके अनुभव क्षेत्र बहुत बड़ा रहा है, उनकी कविता की विषय वस्तु का क्षेत्र बहुत बड़ा रहा है, तो उसी के अनुरूप वो अपनी भाषा के तेवर भी चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो उसमें एक और हम देखते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों से रम्यता भी है वहाँ पर, तो दूसरी ओर फटी बिवाइयों वाले जो पैर हैं उनका खुरदरापन भी उनकी भाषा में हमें दिखाई देता है। आधुनिक कविता की काव्य भाषा में जितने तरह के प्रयोग हो सकते थे वे सारे प्रयोग नागार्जुन ने किए हैं, और ये प्रयोग कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, बल्कि वो एक और परंपरा से अर्जित हैं तो दूसरी ओर लोक से लिए गए हैं। उनकी भाषा में न तो परंपरा का बोझ है और न ही आधुनिकता की जटिलता। उनकी भाषा में संप्रेषणीयता है और एक प्रवाह है जो जन सामान्य को आकर्षित और प्रभावित करती है। लोक चेतना की गहरी पैठ, राजनीति के छल छद्मों की सूक्ष्म पहचान, प्रगतिशील विचारधारा की प्रतिबद्धता, निडर मानस की बेखौफ फितरत, सभी को अभिव्यक्त करने में नागार्जुन की भाषा समर्थ रही है। नागार्जुन की काव्य भाषा की यह क्षमता ही उन्हें जन कवि बनाती है।